हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गर्गी क्लासेस। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो के लास्ट में बता दिया था कि ये सेकंड वीडियो है और उसमें 3 आर्टिकल्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। फोर्थ वन अभी इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर्ड है, या फिर आपको फिर भी ना मिले तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। 21 नवंबर 2020 का पार्ट 1 इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल एनालिसिस एंड डिस्कशन वीडियो है, उसमें जाके देख सकते हो। ठीक है, तो ये आर्टिकल चलिए देख लेते हैं। सुप्रीमली इनजुडिशियस। वैसे एक चीज़ बताऊं, इससे रिलेटेड आर्टिकल आ चुका है पहले, ठीक है, बट उसमें क्रिटिसिज्म था, उसी आर्टिकल को काउंटर किया जा रहा है। अब प्रताप भानु मेहता का वो आर्टिकल था जिसमें उन्होंने द लॉर्डशिप एंड मास्टर्स के टाइटल के अंडर में क्रिटिसाइज किया था सुप्रीम कोर्ट को और जुडिशियल बार्बरिज्म की बात की थी। ये आर्टिकल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, बट कल एक आर्टिकल और आया था, मुझे ध्यान नहीं है उन राइटर का क्या नाम था उनका। उन्होंने भी वो ही बातें कही थी जो बातें प्रताप भानु मेहता ने कही थी, इसलिए मैंने कल के वीडियो में, कल का मतलब 20 नवंबर के वीडियो में वो डिस्कशन इंक्लूड नहीं किया। तो एक कमेंट मुझे मिला था कि सर आप जुडिशरी से रिलेटेड आर्टिकल्स भी डिस्कस किया करो। आप अगर अभी नए हैं तो हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा इशू हो, बाकी जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है वो एक भी चीज़ नहीं छोड़ी जाती है, चाहे वीडियो कितना भी लंबा क्यों ना हो। आर्टिकल एडिटोरियल और आइडिया पेज से पूरे कवर किए जाते हैं। ऐसे नहीं कि मुझे जो ठीक लग रहा है वो आर्टिकल मैंने उठाया और समझा दिया, नहीं, मैं पूरे आर्टिकल्स उठाने की कोशिश करता हूँ जिससे कि कैसे भी करके आपकी पूरी हेल्प की जा सके। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमारे पास में जुडिशरी के फेवर में कुछ पॉइंट्स हैं। क्रिटिसिज्म हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वही क्रिटिसिज्म कल रिपीट हुए थे, इसलिए कल का आर्टिकल हमने डिस्कस नहीं किया। आज जुडिशरी के फेवर में बात की जा रही है। आर्टिकल लिखा हुआ है गौरव भाटिया के द्वारा, ये भी एक लॉयर है, एडवोकेट हैं और वैसे बीजेपी के लीडर हैं, स्पोक्स पर्सन है, नेशनल स्पोक्स पर्सन। आपने देखा होगा इनको न्यूज़ चैनल पे जो डिबेट होते रहते हैं तो बीजेपी की तरफ से बीजेपी को रिप्रेजेंट करने के लिए आते हैं। तो पिछले आर्टिकल में हमने जुडिशियल बार्बरिज्म के बारे में बहुत बात की थी, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक ग्लूमी पिक्चर दिखाई गई थी उस आर्टिकल के थ्रू जुडिशरी की। तो हमें यहाँ पर ज़रूरी है कि कैसे भी करके इंस्टीट्यूशन की फंक्शनिंग को थोड़ा और अच्छे से समझें, जिससे कि क्लियर विजन आए हमारे यहाँ पे, हमारे दिमाग में कि ऐसा जुडिशरी ने किया तो इन सभी केसेस में क्यों किया। यहाँ पर केस बाय केस इशू को बता रहे हैं। बस पॉइंट जो आ रहा है मेन ये कि जुडिशरी जो कुछ भी करती है बहुत सोच समझ के करती है। कोई एक इंसिडेंट को लेकर के आप पूरी जुडिशरी को एक तरीके से वो नहीं कर सकते, डिस्कार्ड नहीं कर सकते। अच्छा, एक चीज़ और, प्रशांत भूषण को जिस तरीके से कंटेम्प्ट चार्जेस लगाए गए थे उसमें भी यही कहा गया था कि एक केवल पॉइंट को लेकर के आप पूरी जुडिशरी पे क्वेश्चन उठा के रख दो तो वो बिल्कुल गलत हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर मास्क नहीं लगाया हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने और वो बाइक पे बैठे हैं, इसका मतलब ये थोड़े ना हुआ कि आप ये कह दो कि पूरी जुडिशियल सिस्टम ही बिगड़ गया पिछले 6 सालों के अंदर। तो वो चीज़ें है ना, ये वही चीज़ यहाँ पर रिपीट होती हुई दिखाई दे रही है इस आर्टिकल में कि आप एक इंसिडेंट को लेकर के नहीं कह सकते कि जुडिशरी हमारी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है। देखो, पहला चार्ज क्या लगाया गया था उस आर्टिकल में कि कोर्ट जो है वो टाइमली हियरिंग को रिफ्यूज कर रही है कुछ केसेस में। तो आप देख सकते हो कि इंटेग्रिटी ऑफ द डेमोक्रेसी जिस इंस्टीट्यूशन के बेसिस पे चलती है, मतलब जो इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेटिक इंटेग्रिटी के बिल्कुल सेंटर में है, उसी इंस्टीट्यूशन को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने, ऑथर ने क्या बोला था मेहता साहब ने, कि इलेक्टोरल बॉन्ड के केस को अभी तक भी सुनवाई में नहीं लिया गया है। तो राइटर यहाँ पे ये बोल रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के अलावा आप प्रशांत भूषण का केस देखो या फिर दूसरे जर्नलिस्ट का केस देखो जैसे कि विनोद दुआ, इनके केसेस को सुप्रीम कोर्ट ने क्विकली समझा। दोनों ने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया था, तो गवर्नमेंट के केसेस पर ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट का, यहाँ पर क्या है, इलेक्टोरल बोर्ड में गवर्नमेंट का इशू है, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था और इसके अगेंस्ट में पिटिशन लगी हुई है कि भाई केसेस लगे हुए हैं, रजिस्टर हुए हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस लगी हुई है कि भाई रिव्यू करो इसको, सुप्रीम कोर्ट को ये कहा गया है, बट सुप्रीम कोर्ट ने उसको होल्ड पे कर रखा है। तो राइटर ने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अभी एग्जीक्यूटिव जो चाह रहे हैं ना उसी के हिसाब से फंक्शनिंग कर रहा है। बट यहाँ पर राइटर जो है वो बोल रहे हैं कि ये जो प्रशांत भूषण थे या फिर विनोद दुआ थे, इन्होंने तो गवर्नमेंट को आड़े हाथों लिया था, पर सुप्रीम कोर्ट की उनकी बात को जल्दी से अटेंशन पे किया। और दूसरा आप देखोगे जुडिशरी पे आप सवाल उठाते हो, जुडिशरी की एक 9 जजेस की एक बेंच ने बिल्कुल क्लियर बोला
कि एक तो प्रिवेसी फंडामेंटल राइट है 2017 में आ गया था, दूसरा आप देखो सीजेआई को एक पब्लिक अथॉरिटी डिक्लेयर कर दिया गया था जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है उसके अंडर में। तो आप कैसे कह सकते हो कि जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उन पे कोर्ट सुनवाई नहीं करता टाइम पे? फर्स्ट तो ये काउंटर आर्ग्यूमेंट। दूसरा क्रिटिसिज्म वहां पर ऑथर ने, मेहता साहब ने ये किया था कि एक्शन जो लिए जाते हैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के द्वारा, इसमें केस बता रहे हैं एल्गार परिषद के अगेंस्ट की बात कर रहे हैं, एल्गार परिषद केस में, तो वहां पर देखोगे बहुत जनों का अरेस्ट हुआ था। तो आप देखो वहां पर कि केयरफुल कंसिडरेशन देखने की जरूरत है, वहां पर केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ द अवेलेबल एविडेंसेस, मतलब जितने भी एविडेंसेस अवेलेबल है उनका बहुत सोच समझ के इवैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है। आर्टिकल में आप देखोगे सॉरी, सुप्रीम कोर्ट को ब्लेम किया गया कि उन्होंने सुधा भारद्वाज को बेल देने से मना कर दिया गया, जबकि सुधा भारद्वाज एक पेट्रियट है, मतलब राष्ट्रभक्त है। सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनवाई कर रहे थे ना भारद्वाज की प्ली का, तो उन्होंने बिल्कुल सही सोच समझ के आगे बढ़ने की कोशिश की थी कि जो हाई कोर्ट में पेंडिंग है ऑलरेडी प्ली, तो उसके बारे में क्यों सुना जाए। उन्होंने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सुधा भारद्वाज को, कि आपने हाई कोर्ट में अगर अपनी एप्लीकेशन लगा रखी है तो या तो वहां पर जाके अपनी खुद की जो डिमांड है वो पूरी करवाओ, या फिर आप उस एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लो, डिसमिस कर दो, तो हम जाके सुनेंगे। तो इसमें कौन सी गलत बात कह दी? ठीक है, तो कहने का मतलब एक जगह पे तो सुनवाई हो सकती है, तो दूसरे केस को भी यहां पे काउंटर कर रहे हैं राइटर। तीसरा पॉइंट है दैट इज आनंद तेल तुंबड़े का केस है, ठीक है, जो कि एक यूलोजाइज्ड थिंकर है, मतलब इनको ऐसे थिंकर कंसिडर किया जाता है कि बहुत अच्छे पॉलिटिकल थिंकर हैं। उनके बारे में अगर हियरिंग की बात करें या फिर उनको बेल देने की जो डिमांड थी उसकी बात करें, तो उसको भी मिसकंसीव्ड किया गया, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्यों एंटरटेन नहीं किया आनंद तेल तुंबड़े को, क्योंकि 2018 में तेल तुंबड़े को ऑलरेडी एक इंटरिम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दी गई थी बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा। मार्च आते आते 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जब प्रोटेक्शन ऑलरेडी थी तो उनको मतलब उनके पास में ऑलरेडी प्रोटेक्शन है, और वो पिटिशनर जो है अप्रोक्सीमेटली 1 साल, मतलब 1.5 साल और लगभग 3 हफ्तों तक उनको ये जो इंटरिम प्रोटेक्शन थी वो गिवन थी। तो उस चीज को आप कैसे कंसीडर करते हो? मार्च 2020 सॉरी, यहाँ पे 2018 नहीं, मार्च 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जब आपके पास में 2018 से लेकर के अब तक आपको इंटरिम प्रोटेक्शन हाई कोर्ट ने दे रखी है, तो और कहां जरूरत है आपको प्रोटेक्शन की? फिर भी आप देखोगे और भी बाद में प्रोटेक्शन देने की बात की गई, चाहे तेल तुंबड़े हो या उनके साथ में जो गौतम नवलखा थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी रिलीफ देने की बात कही। तो इस केस में भी यहां पर ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हार्शली या फिर एकदम आड़े हाथ अच्छे तरीके से, मतलब कहते हैं ना कि हार्डली ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड किया गया है। तो फिर भी आप देखो उनको ये कहा गया कि भाई आपको हियरिंग के टाइम पे पहुंचना है, फिर भी वो कोर्ट की जो ऑनरिंग थी, ऑर्डर था, उसको नहीं मानते हैं और वहां पर नहीं पहुंचते हैं। फिर बॉम्बे हाई कोर्ट ने जब अपनी फंक्शनिंग के बेसिस पे काम किया, तब अप्रोप्रिएटली उनको कहा गया कि भाई जो अक्यूज्ड हैं, जो दोनों के दोनों नवलखा और तेल तुंबड़े, दोनों को ये कहा कि भाई आप आकर के सरेंडर कर दो, ठीक है, पर वो दोनों के दोनों फिर बाद में सरेंडर करने नहीं आते हैं। तो पिटिशनर को जो प्रोटेक्शन मिली हुई थी उसका उन्होंने पूरा एक्सप्लॉइटेशन किया, पूरा यूज किया, बट उनको जब सरेंडर करने का एक और हफ्ता भी दे दिया तो उसके बावजूद भी वो नहीं पहुंचे। तो कितना एक्सटेंशन ऑफ द आवर और दे सकते हो, हद होती है। तो ऐसे करके सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग से बिल्कुल ये क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप जुडिशियल बार्बरिज्म की तरफ प्लीज मत जाओ। जुडिशरी ने बहुत मौके दिए हैं और जो वाकई में काम होते हैं उन्हीं को उनके अकॉर्डिंग ही उनको सजा देने की बात की गई है जुडिशरी के द्वारा। अब सीरियस क्राइम किसी ने किया है तो उसको उसी के अकॉर्डिंग उसको डेफिनेटली पनिशमेंट मिलना चाहिए। अब उमर खालिद की बात आती है, इसको उमर खालिद को एक यंग स्टूडेंट की तरह दिखाया जा रहा है और ये बोल रहे हैं कि दिल्ली के राइट्स में ये अपने आप में अपनी बात को साइलेंटली मतलब डिस्प्ले कर रहे हैं। तो राइटर यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं कि इन्होंने दिल्ली में बहुत ही एग्रेसिव रोल प्ले करने की कोशिश की थी और जिसकी वजह से दिल्ली में जो राइट्स हुए थे, ठीक है,
वही फरवरी मार्च 2020 की बात है। तो उन्होंने लगभग 50 जिंदगियां वहाँ पर खोनी पड़ी थी, 50 लोगों को अपनी ज़िंदगी खोनी पड़ी थी। तो वो कैसे इस तरीके से आप कह सकते हो, ये भी एलिजेडली, ये चीज़ जरूर देखना ना, कथित तौर पे ये बताया जा रहा है कि उन्होंने इंसाइट किया वायलेंस और उनके अगेंस्ट में अब इन्वेस्टिगेशन चल भी रहा है। तो आप उन चीज़ों के ऊपर आप इस तरीके से काउंटर नहीं कर सकते या फिर जुडिशरी को इस तरीके से क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। तीसरा चार्ज यहाँ पर राइटर जो बोल रहे हैं वो ये कि मतलब उस आर्टिकल में ये कहा गया था कि लव जिहाद का सेगमेंट, कि लव जिहाद के पॉइंट पे आके जुडिशरी ने एक अपनी तरफ से कंसेंट दे दिया है या फिर उसको लेजिटिमाइज कर दिया है कि आप जो लव जिहाद है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात आ रही है। जबकि यहाँ पर राइटर जो है बिल्कुल क्लियर बोलना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सफीन जहां या फिर वर्सेस अशोकन के एम, जिसको हदिया केस बोला गया है, उसमें कहा था कि हदिया जो कि 24 साल की एडल्ट है, वो अगर अपनी खुद की इच्छा से अपने पति के साथ में रहना चाहे या फिर अपने फादर के साथ में जाना चाहे तो उसकी खुद की कंसेंट होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने लिबर्टी को तो अपहेल्ड किया ना। आप लव जिहाद पे तो असॉल्ट ऑन लिबर्टी बोल के बोल रहे हो, बट आप हदिया केस को क्यों नहीं कंसीडर कर रहे, जिसमें जुडिशरी ने लव जिहाद को बिल्कुल ही एक तरीके से प्रोनाउंसमेंट नहीं होने दिया, या फिर जुडिशरी ने ये नहीं कहा कि नहीं आपको ये शादी खत्म करनी पड़ेगी क्योंकि शादी के लिए धर्म परिवर्तन किया गया था और शादी के बाद में फिर बाद में आपको प्रेशराइज किया जाता है। पॉइंट यहां पर यह है कि लव जिहाद का नाम लेकर कि जब सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज किया गया था प्रीवियस आर्टिकल में, दैट वाज नॉट आल्सो ओके, वो ठीक नहीं था। ठीक है, एक पर्सनल लिबर्टी इंडिविजुअल को, चाहे वो किसी, हर एक इंडिविजुअल चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करे, चाहे रिलीजन से, चाहे कोई सी भी क्रीड से बिलोंग करे, उनको सबको मिला हुआ है। तो क्या ये वाकई में जुडिशियल बार्बरिज्म है? चौथा चार्ज वहां पर लगाया गया था कि हमारे इनकम्बेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे जी, उन्होंने अर्नब गोस्वामी को मतलब इंटरिम बेल प्रोवाइड करवा दी। ठीक है, जबकि दूसरे जो चार्ज लगे हुए, जो दूसरे अक्यूज्ड हैं जिन पे यूएपीए के अंडर में चार्जेस लगे हुए हैं, उनकी प्ली को नहीं सुना गया। तो राइटर सीधा सा बोल रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी प्राइमा फेसी उन्होंने सबसे पहले अप्रोच किया था भाई ट्रायल कोर्ट्स को, फिर दूसरे पे वो गए थे बॉम्बे हाई कोर्ट के पास में, तो उन्होंने जब डिस्कार्ड की ना पिटीशन, तब जाके हाई कोर्ट में पहुंचे थे वो। तो क्या ये गलत हुआ? बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पर राइटर जो है अपनी तरफ से पूरा अच्छे से, मतलब जो काउंट पॉइंट वहाँ पे मेहता जी ने रखे थे उन्हीं को काउंटर कर रहे हैं यहाँ पे गौरव जी। ठीक है, अगर केस देखे जर्नलिस्ट का तो वहाँ पर बहुत सारे सीरियस नेचर के उनके ऊपर इश्यूज या चार्जेस हैं, तब जाकर के उनको रोका गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी तभी उन चीज़ों के ऊपर अभी अपना एक कहते हैं ना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जब तक नहीं हो जाती तब तक जुडिशरी अपना काम, अपना वर्डिक्ट नहीं दे सकती। तो अभी सारी चीज़ों में अभी टाइम लगता है। हाई कोर्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं रेमेडी प्रोवाइड करने में बिल्कुल पीछे भी नहीं जा रही हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि जुडिशियल बार्बरिज्म चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर राइटर फिर थोड़ा सा पॉलिटिकल स्टांस लेते हैं कि ये कुछ डिसग्रंटल्ड इंडिविजुअल्स हैं जो कहीं ना कहीं सेलेक्टिव आउटरीच सिंड्रोम से सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारे इतना काम का है नहीं ये वाला पोर्शन। पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी किया उसके पीछे क्या वजह थी वो जान ली हमने। ठीक है, तो ये आर्टिकल यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।